Assalamu alaikum dear students. This is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. उम्मीद रखती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, सेहत अच्छी होगी आपकी। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। ये अगेन हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है जो कि फर्स्ट चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसी का ही एक ये टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। उसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ आवर लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। जब हमारे पास एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं तो तब हम कैसे डिसाइड करते हैं विच एल्गोरिदम वी शुड गो फॉर, कि जब हम ये वाला एल्गोरिदम हम किस बेसिस पे डिसाइड करें कि इसको हम क्यों चूज़ करें, क्यों इसकी एफिशिएंसी हमें ज़्यादा बेहतर लग रही है बाकी के कंपैरिजन में जो हमारे पास एल्गोरिदम्स पड़े हैं सेम ही प्रॉब्लम के उसके नज़दीक। सो उसमें हमने देखा था कि जब भी हम एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम की बात करते हैं उसको हम डिसाइड करते हैं दो बातों पर। वो कौन सी दो बातें हैं? एक तो हम टाइम देखते हैं उसके अंदर, जिसमें मिनिमम टाइम यूज़ हो रहा है वो एफिशिएंट है हमारे लिए, और दूसरा जिसमें मिनिमम कंप्यूटर की स्पेस यूज़ हो रही है वो हमारे लिए एफिशिएंट कंसिडर किया जाता है। सो ये दो जो पॉइंट्स थे वो हमने कवर किए थे। कैसे कि जब हम टाइम की बात करते हैं मींस नंबर ऑफ स्टेप्स, जिस एल्गोरिदम में नंबर ऑफ स्टेप्स कम है वो एफिशिएंट है, और जिस एल्गोरिदम को रन करते हुए हमारे पास स्पेस कम यूटिलाइज हो रही है कंप्यूटर सिस्टम की वो एफिशिएंट है। बट ऐसा भी पॉसिबल था, हमने देखा कि एक ही प्रॉब्लम जो है, जब हमारे पास एक सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम का, उसमें हमारे पास या तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा हैं और मेमोरी की जो कंजप्शन है वो कम है, या नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम है और मेमोरी जो यूज़ हो रही है, मेमोरी में जो स्पेस यूज़ हो रही है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे पार्ट प्ले करता है प्रोग्रामर जो डिज़ाइन कर रहा है उस एल्गोरिदम को, कि उसके नज़दीक किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। वो क्या वो टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है या स्पेस पे कर सकता है। तो ये चीज़ वो प्रोग्रामर डिसाइड करता है कि उसको कौन सा लग रहा है कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट है। फिर हमने इसी चीज़ को फर्दर क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स की थी, और हमने देखा था कि हमारे पास एक तो प्रॉब्लम है बट उस एक प्रॉब्लम के हमारे पास दो से ज़्यादा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, और उनको फिर हमने कंपेयर किया था कि हमने दो एल्गोरिदम्स बनाए थे एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के, और देखा था कि उसमें से एफिशिएंट जो हमें लग रहा है वो कौन सा एल्गोरिदम है और क्यों है। अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, जिसमें हमने देखना है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम क्या है? जैसे हमने अपने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया, एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब भी हम प्रॉब्लम कि किसी भी सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं, जो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसमें हमें बताया जाता है स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। उस स्टेप में हमने जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि इस स्टेप में हमें ये टास्क परफॉर्म करना है, उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। हमने ये भी देखा कि एल्गोरिदम जब हम बनाते हैं, जब एल्गोरिदम लिखते हैं तो हम यूज़ करते हैं कुछ नोटेशंस का, कुछ कीवर्ड्स का। वो कीवर्ड्स बेसिकली होते हमारी नॉर्मल लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इसलिए वो नॉर्मल लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए, सो दैट जब भी हम उस एक एल्गोरिदम को जो हमने एक लैंग्वेज में डेवलप किया उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब चेंज ना हो जाए, सेम मतलब रहे, एक ही मतलब रहे उसका, और उस एल्गोरिदम को जिसको हमने ट्रांसफ़र किया किसी और लैंग्वेज में हमें सेम आउटपुट दे। सो इसलिए हम कहते हैं एल्गोरिदम जो होता है वो बड़ा हमारी नेचुरल लैंग्वेज पास होता है, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमंस उसको आराम से अंडरस्टैंड कर लें। इसीलिए एल्गोरिदम में हम यूज़ करते हैं कीवर्ड्स और नोटेशंस का, और हमने देखी थी वो कौन से कीवर्ड्स और नोटेशंस थे जिनको यूज़ करके हम कोई भी एल्गोरिदम डेवलप करते हैं। फिर बात करते हैं फ्लो चार्ट की। व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब भी हमने किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाना है और उस सोल्यूशन को हम एक पिक्चर की फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो करते हैं, दैट इज़ अ फ्लो चार्ट। और जैसे कि वर्ड बता रहा है फ्लो चार्ट, इसमें एक फ्लो होता है। जो भी हम सोल्यूशन बता रहे हैं वो एक फ्लो की फॉर्म में बता रहे हैं, और क्योंकि इसमें सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, इसमें ग्राफिक्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसको चार्ट कहा जाता है। एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपके पास फ्लो में चलती हुई इंफॉर्मेशन आ रही है कि आप कैसे वन बाय वन स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे टू हैव द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये हमने देखा कि जो फ्लो चार्ट है उसमें हम यूज़ करते हैं सिंबल्स।
जहाँ के हमने एल्गोरिदम में नोटेशंस यूज़ करते हैं, वहीं पर फ्लो चार्ट क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें यूज़ किए जाते हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स। उन स्पेशल सिंबल्स के थ्रू हम बताते हैं कि यहाँ पर हर स्पेशल सिंबल का एक मीनिंग है। तो जब हम वो सिंबल्स यूज़ करते हैं हमें पता चल जाता है ये सिंबल का मतलब क्या है और यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिसीजन लेना है, वहाँ पे हम शो करते हैं एक डायमंड शेप जिसको हम डिसीजन कहते हैं। उस डायमंड शेप को देख के आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर कोई भी कंडीशन आई है, कोई भी डिसीजन हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स, और फिर उसी तरह की वर्किंग होगी। वहीं से आगे फ्लो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेगा इन केस द स्टेटमेंट इज ट्रू और द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये तो हमने एक रिकैप सा कर लिया कि व्हाट आर एल्गोरिदम्स एंड व्हाट आर फ्लो चार्ट्स। अब बात करेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्या चीज़ें हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करती हैं एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट्स के। हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। सो जो डिफरेंस है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का, उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक तरफ आप बुक रीड कर रहे हैं और एक तरफ आप एनिमेटेड मूवी देख रहे हैं। बुक रीडिंग इज़ लाइक फ्लो चार्ट, उसमें लिखा हुआ है सिंपल, विदाउट पिक्चर्स, विदाउट एनी ग्राफिक्स। आप सिंपल जो राइटिंग है, एक लैंग्वेज है, उसको आप रीड कर रहे हैं, दैट इज़ बुक रीडिंग। और उसको हम कंपेयर करते हैं एल्गोरिदम से, बिकॉज एल्गोरिदम में हम कोई शेप्स नहीं यूज़ कर रहे, कोई ग्राफिक्स नहीं यूज़ कर रहे, कोई एनिमेशन नहीं यूज़ कर रहे। सिंपल लैंग्वेज में जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है, उस लैंग्वेज में हम एल्गोरिदम डेवलप करते हैं। वेयर एज अगर हम वॉचिंग मूवी को देखें, दैट इज़ लाइक अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हमारे पास आ जाते हैं सिंबल्स, हमें ग्राफिक्स नज़र आते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से हो जाती है कि हमें देखने में अच्छा लग रहा होता है फ्लो चार्ट। जिस तरह आपको मूवी देखने में अच्छी लग रही है, उसमें डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, डिफरेंट एनिमेशंस आ रही हैं। सिमिलरली फ्लो चार्ट्स में, क्योंकि हमने बताया था हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए, सो दैट गिव्स अ वेरी रिफ्रेशिंग लुक। और आपको देखते जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया, जब कोई चीज़ ग्राफिक हो, जब कोई पिक्चर की फॉर्म में आपके सामने चीज़ आ रही हो, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उसको देखकर ही। बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स की। फ्लो चार्ट्स के क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला एडवांटेज है इट्स ईजी टू ड्रॉ। फ्लो चार्ट में कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत मुश्किल शेप्स और सिंपल्स नहीं हैं, बहुत सिंपल से शेप्स हैं। हमारी बेसिक शेप्स में से हमने वो शेप्स उठाई हैं, वो सिंबल्स बनाए हैं, सो दैट कि वो आपके लिए बहुत इजी होता है ड्रॉ करने में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ओवल शेप थी, रेक्टेंगल थी, पैरेललोग्राम थी, सर्कल था, एरो लाइन्स थी। तो ये बहुत बेसिक शेप्स हैं जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है ड्रॉ करने के लिए, इसलिए इट्स ईजी टू ड्रॉ। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट इज इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। फ्लो चार्ट क्योंकि हमने पहले बताया आपको, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इट्स ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है तो हमें बहुत आसानी होती है उसको समझने के लिए, बजाय इसके कि कॉम्प्लेक्स हमारे पास लंबा सा टेक्स्ट हो, सिचुएशन जो हमें दी गई है कि ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन ये है, उसमें हम रीड करने बैठे हैं उसको। हमें फ्लो चार्ट क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत आसानी से हम देख के हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा हो जाता है, हमें समझ आ जाती है ओके दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस, हम कैसे अपनी प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स। अगर कोई एरर्स आ जाते हैं हमारे फ्लो चार्ट के बीच में, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप उसको डिवाइड किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सोल्यूशन की, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो स्टेप था इसने अपना रोल प्रॉपरली प्ले नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, एरर इसकी आउटपुट में आया है, एरर यहाँ पे जो हमने प्रोसेसिंग की है उसमें आया है। तो जब भी हमें कोई एरर आएगा, उसको हमें ईजीली हम उसको फिगर आउट कर सकते हैं कि इस पार्ट पे प्रॉब्लम आई, इसकी जो आउटपुट थी उसने वो आउटपुट नहीं दी जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, या यहाँ पर हमारा टाइम ज़्यादा लग गया एज़ कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेड टाइम, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाला पार्ट इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो एरर्स की हमें आइडेंटिफिकेशन होती है वो बहुत हद तक बहुत आसान हो जाती है फ्लो चार्ट्स में, बिकॉज वो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन फ़ौरन फिगर आउट हो जाएगी कि ये वाला पार्ट ने अपनी एंड पर प्रॉब्लम की है, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, यहाँ पर कोई एरर आ गया है हमारी फ्लो में। फिर हम बात करते हैं the next advantage that we have is easy to observe the flow from one step to another, because flow chart step by steps आ रहे हैं हमारे पास। हमने जब definition यूज़ की है कि graphical representation है,
और स्टेप बाय स्टेप हमें बता रही है कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इजी टू ऑब्जर्व द फ्लो। जो हमारे पास जो सिंबल है, फ्लो लाइंस और एरोज जिसको हम कहते हैं, उनके थ्रू हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि फ्लो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बिकॉज जो एरो हेड है वो हमें बता रहा होता है, इंडिकेशन होती है कि अब फ्लो अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स है या बॉटम टू टॉप है। हमने ये भी देखा था अपने फ्लो चार्ट्स में कि जब हम रेपिटेशन करते हैं तो हम मूव करते हैं इन रिवर्स ऑर्डर, बॉटम से दोबारा टॉप पर जाते हैं, और क्योंकि हमें रिपीट चाहिए होते हैं कुछ एक्शंस, कुछ स्टेप्स हमें रिपीट में करने होते हैं, उसके लिए फ्लो रिवर्स भी हो जाता है। तो वो एरो हेड को देखते हुए हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि जो हमारा फ्लो चार्ट है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इस स्टेप के बाद हम नेक्स्ट स्टेप कौन सा करेंगे। हमने तो एडवांटेजेस डिस्कस किए फ्लो चार्ट्स के। हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। सबसे पहला जो फ्लो चार्ट का डिसएडवांटेज है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको ड्रॉ करना होता है, आपको शेप्स ड्रॉ करनी है। दो शेप्स आर इजी टू ड्रॉ बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। आपको ड्राइंग करने में टाइम लगता है कि आप को ये शेप ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको ये शेप ड्रॉ करनी है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर हम टाइम कंस्ट्रेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो फ्लो चार्ट्स हैं इसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है उनको ड्रॉ करने में। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज़ मॉडिफिकेशन इज़ नॉट वेरी ईजी एवरी टाइम। एक दफ़ा आपने फ्लो चार्ट बना लिया, एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन का फ्लो चार्ट बन गया, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ चेंज करना है, हमने जिस तरह की हमने बात की थी कि जब एरर कोई आ जाता है अगर फ्लो चार्ट में, तो डेफिनेटली उस एरर को रिमूव करने के लिए कुछ मॉडिफाई करेंगे हम अपने फ्लो चार्ट में कि ये चीज़ प्रॉपर्ली वर्क नहीं की, इसको इस तरह से चेंज कर लेते हैं। तो जो मॉडिफिकेशन है इट्स नॉट रियली ईजी, बिकॉज हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हर स्टेप एक दूसरे स्टेप के साथ कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ एरो लाइन्स। तो जब हम मॉडिफाई करेंगे तो हमें पूरा डिस्टर्ब होगा हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को अगेन हमें दोबारा से, नॉट ऑल द फ्लो चार्ट बट कुछ पार्ट उसका दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा किसको किससे कनेक्ट करना है, और आगे से हमें दोबारा से रीड्रॉइंग करनी पड़ेगी। सो मॉडिफिकेशन करना फ्लो चार्ट में इट्स नॉट रियली ईजी एवरी टाइम। कभी कभी होता है कि सिर्फ हल्की सी मॉडिफिकेशन है तो दैट्स ओके, बट अगर आपको मॉडिफिकेशन कुछ ज़्यादा है, फ्लो चार्ट ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स था, उसमें मॉडिफिकेशन आ गई है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होगा। Last disadvantage of flowchart is it's not suitable for large problems. जब प्रॉब्लम जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसका सोल्यूशन में हमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लेने हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स के थ्रू वो सोल्यूशन की तरफ जाएगी, देन flowchart is not really recommendable, because इस सेंस में बिकॉज हम हर चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा मैसी और क्लमजी सी लुक आएगी आपके फ्लो चार्ट की। मुश्किल हो जाएगा थोड़ा समझना कि इस पार्ट को अब हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, फर्दर क्या हो रहा है। जब प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो डेफिनेटली फ्लो चार्ट भी आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जब फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैसी हो जाएगा, क्लमसी हो जाएगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी ज़रा लो हो जाएगा। उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको उस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरह से नॉर्मली फ्लो चार्ट्स की मिलती है। प्लस उसमें मज़ीद टाइम लगेगा आपको उसको डेवलप करने में, उसको बनाने में, एंड इसीलिए हम कह रहे हैं कि फ्लो चार्ट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स। बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए फ्लो चार्ट इज़ नॉट रियली यूज़फुल। उसमें आपका तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, फिर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है उसको ड्रॉ करने में, और इन केस कहीं पे कोई एरर आ गया तो मॉडिफिकेशन अगेन इट्स अ नेक्स्ट लेवल टास्क होगा आपके लिए फिर वो करना। सो फ्लो चार्ट्स को हम लोग यूजली रिकमेंड करते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम्स के लिए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए फ्लो चार्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। हमने डिस्कस कर लिए फ्लो चार्ट्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स का जो पहला एडवांटेज है, इट्स ईजी टू राइट, बिकॉज वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज के काफ़ी क्लोज हम लिखते हैं, उसको हम वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो हम अंडरस्टैंड कर सकें उसको आसानी से। सो इट्स ईजी टू राइट। हमें कोई शेप्स वगैरह ड्रॉ नहीं करनी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही उसके अंदर, राइटिंग करनी है, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अ फ्लो चार्ट इज़ इट्स ईजी टू राइट। देन टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर ईजी टू अंडरस्टैंड। अब जिस टेक्निक को हम यूज़ कर रहे हैं एल्गोरिदम लिखने के लिए वो बहुत अंडरस्टैंडेबल है, बहुत आसानी से हमें उसकी समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे हम कहते आ रहे हैं कि
काफ़ी ह्यूमन लैंग्वेज के करीब है। हम वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो हम आसानी से समझ लेते हैं, नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। ऐसे वर्ड्स इसके अंदर यूज़ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोटेशंस जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। तो फ्लो चार्ट की जो टेक्निक है राइटिंग की, वो काफ़ी आपको हेल्प करती है फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करने में। जैसे कि हमने नोटेशंस बात की थी, सेट हमें पता है व्हाई वी यूज़ द वर्ड सेट, गो टू, इफ़, एल्स, स्टार्ट, एंड, ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कहीं ना कहीं वर्ड्स यूज़ करते हैं और हमें पता है कि इनका मतलब क्या होता है। सो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें ज़्यादा बेहतर मिलती है एल्गोरिथम की। Then the last advantage that we have today of an algorithm is algorithms are useful for large problems. जिस तरह हमने बात की थी फ्लो चार्ट का डिसएडवांटेज जो सबसे ज़्यादा हमें लग रहा था वो ये कि जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए इट्स नॉट सुटेबल, फ्लो चार्ट्स आर नॉट सुटेबल फॉर बिग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। बट जो एल्गोरिथम का एडवांटेज वो ये है कि एल्गोरिथम आर यूज़फुल फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स बिकॉज उसमें हमने सिंपल स्टेप्स लिखने हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन के स्टेप्स हैं जो कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। उसमें कोई ड्राइंग इन्वॉल्व नहीं है, कुछ ये नहीं है कि अगर कॉम्प्लेक्स अगर आ गई प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन को हमने डेवलप करना है तो क्लमजी लुक ना आ जाए, थोड़ी मैसी ना लगे, समझना मुश्किल हो जाए उसको कि अब यहाँ से फ्लो कहाँ गया। एल्गोरिथम में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एल्गोरिथम इज़ गुड फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स। एल्गोरिथम के जो डिसएडवांटेजेस, उसमें पहला डिसएडवांटेज ये है कि मॉडिफिकेशन इज़ नॉट इजी। यही डिसएडवांटेज हमें फील हुआ था फ्लो चार्ट्स के अंदर कि मॉडिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कि हम ये देखना कि यहाँ पर हमें मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, इस स्टेप को हम फिर कहाँ पे यूज़ करें, किस स्टेप से मूव करें। सो मॉडिफिकेशन इज़ नॉट ईजी एवरी टाइम। कभी कभी तो आसानी से हम कर लेते हैं, बट अगर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, उसमें मॉडिफिकेशन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ एन एल्गोरिथम इज़ शोइंग फ्लो ऑफ स्टेप्स इज़ नॉट वेरी ईजी। फ्लो चार्ट्स में हमें फ्लो में चलना बताना वो बहुत आसान था बिकॉज ऑफ द एरो लाइंस जो हम यूज़ कर रहे थे। हमें पता चल जाता था कि यहाँ से हमारा जो अब फ्लो है किस वाली स्टेप पर जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द एरोज। एरो हेड हमें बता रहा था कि अब यहाँ से हम यहाँ इस स्टेप पर जा रहे हैं, वापस इस स्टेप पर आ रहे हैं। वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लो वॉज वेरी ईजी, वेयर एज इन एल्गोरिथम हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमें बताए कि फ़्लो किस सीक्वेंस में चल रहा है। तो फ़्लो को समझना इतना आसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू द फ्लो चार्ट। And the last disadvantage that we have is the usage of GoTo makes it difficult to identify errors. अब एल्गोरिथम्स में एरर आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बिकॉज क्योंकि हमें इसमें फ़्लो को अंडरस्टैंडिंग भी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए जब हम GoTo यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट में तो ये था कि एरो हमें कनेक्ट कर रहा था वापस, हमें बॉटम टू टॉप जाना इतना मुश्किल नहीं था हमारे लिए। एरो लाइन से हमें फ़ौरन पता चल जाता था कि अच्छा अब यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है, तो कहीं पे एरर आता था वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता था। एल्गोरिथम में क्योंकि कोई हम ग्राफिक्स यूज़ नहीं कर रहे, हम सिंपल बताए जा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने स्टेप नंबर 10 पर आकर कहा कि गो बैक टू, या एक गो टू की नोटेशन यूज़ की और गो टू स्टेप नंबर 3, तो समझना मुश्किल हो जाएगा और उसमें एरर आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। आप वापस जाएंगे, देखेंगे तो उसमें क्या था और वो वापस गो थ्रू करेंगे। वेयर एज फ्लो चार्ट में आपके सामने एक वो पिक्चर की फॉर्म में है, आपको फ़ौरन एरो हेड बता देगा कि यहाँ पर गए, फिर दोबारा से प्रोसेस हुआ। सो ये एक डिसएडवांटेज है हमारे पास एल्गोरिथम का कि जो GoTo का यूजेज है वो हमें मुश्किल कर देता है एरर्स को आइडेंटिफाई करने में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फ्लो चार्ट एंड एन एल्गोरिथम। हमने डेफिनेशंस को ज़रा रिकैप किया कि एल्गोरिथम क्या है और फ्लो चार्ट क्या है। फिर हम एल्गोरिथम्स में यूज़ करते हैं नोटेशंस और फ्लो चार्ट्स में हम यूज़ करते हैं सिंबल्स। फिर हमने डिस्कस किए दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। दोनों की अपनी अपनी जगह पे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमने उनको गो थ्रू किया और देखा कि कुछ सिचुएशंस में एल्गोरिथम ज़्यादा अच्छा क्लास परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ सिचुएशंस में फ्लो चार्ट ज़्यादा यूज़फुल साबित होते हैं हमारे लिए। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होगी। एवरीथिंग जो भी हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में आपको क्लियर होगी। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।